Hello, greetings to all of you. So, the topics that we are going to cover today is Indian Contract Act. Okay, and this playlist that I'm going to upload in the coming sessions would be strictly adhere to the law optional paper which is asked in the UPSC examinations. So, for this playlist, the topic I have chosen would be law of contracts and mercantile law. Okay, and we'll start with the introduction and nature and formation of contract. Okay. So the topic that we're going to cover today is introduction, nature of law, difference between jus in rem and jus in personam, and definition of contract, and the agreement and its enforceability. Right? So the very important thing. So let's start with the introduction to Contract Act. तो बेसिकली इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो होता है कि व्हेन इट केम इनटू फोर्स. So it came into force on 1st September 1872. Now the word 1872 or the year 1872 completely signifies कि इंडिया की फ्रीडम से पहले ही ये जो है एक्ट स्टार्ट हुआ था, तो डेफिनेटली ब्रिटिशर्स का ही दिया हुआ ये गिफ्ट होगा. And this Indian Contract Act deals with the general principle of law of contract, section 1 to section 75. Some special contracts like section 124 to 238 is now dealt in different sections, or you can say in separate acts, right? So बहुत important and interesting चीज़ ये है कि जो जनरल प्रिंसिपल थी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 1 to 75 में, ठीक है, वो उसके साथ डील किया जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेसिफिकली. ठीक है, जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स है इस एक्ट का, इट एम्बोडाइज द जनरल प्रिंसिपल. ठीक है, एंड इट डील्स विद द डिफरेंट स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, और इसके एसेंशियल एलिमेंट्स, परफॉर्मेंस, ब्रीच, रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं डील किया जाता है विद इन 1 to 75. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर. दिस एक्ट डज नॉट अफेक्ट एनी यूजेस और कस्टम ऑफ ट्रेड. राइट, द रेफरेंसेस टू सेक्शंस इन चैप्टर 1 to 12 आर टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अनलेस अदरवाइज स्टेटेड. ठीक है, तो अगर स्टेटेड नहीं है तो रेफरेंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर 1 to 12 को ही लिया जाता है. Now the topic is act is not exhaustive. ठीक है, so Indian Contract Act does not profess to be complete and exhaustive code. ठीक है, ये complete and exhaustive code profess नहीं करता. ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ डील करता है, जैसा मैंने पहले बताया, एंड विद सम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स ओनली. ठीक है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं इसके अंदर ये सेपरेट एक्ट्स के साथ डील किया जाता है, जैसे पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड एक्ट्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंश्योरेंस. ठीक है, these are separate acts which deal with these contracts. Now the most important topic is nature of the law of contract. क्या है nature of law of contract? So as written, as you can see on the screen, the law of contract differs with other branches of law in an important aspect. ठीक है, it does not lay down number of rights and duties which the law will enforce. तो ये स्पेसिफिकली ले डाउन नहीं करता क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ होगी जो लॉ इन्फोर्स करेगा. ये रैदर बताता है नंबर ऑफ लिमिटिंग प्रिंसिपल्स सब्जेक्ट टू विच द पार्टीज में क्रिएट राइट्स एंड ड्यूटीज़ फॉर देमसेल्फ विच द लॉ विल अपहोल्ड. आई होप आई एम क्लियर. ठीक है, नाउ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था एंड यूपीएससी में एक बार ये सवाल पूछा भी गया था कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट द होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट नॉर द होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन. इट इज़ सेड बाय सैलमन. ठीक है, तो सैलमन ने कहा था कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना तो लॉ ऑफ एग्रीमेंट है, ना ही पूरा का पूरा लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस है. सेवरल एग्रीमेंट्स है जो कि विच डू नॉट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशंस. ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, सिंपली है इफ़ सम एग्रीमेंट इज़ नॉट गिविंग राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन तो क्या कॉन्ट्रैक्ट होएगा? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. सिमिलरली कुछ सर्टेन ऑब्लिगेशन है जो कि नेसेसरीली स्प्रिंग फ्रॉम एन एग्रीमेंट होता है, जैसे टॉर्ट ऑफ सिविल रॉन्ग हो गया, कॉशी कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, जजमेंट ऑफ कोर्ट हो गया. ये ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं होते इन नेचर में, पर फिर भी क्या होते हैं, इन्फोर्सिएबल होते हैं. ठीक है, तो इन सिंपल अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊँ तो एग्रीमेंट दैट कॉज लीगल ऑब्लिगेशन और एग्रीमेंट विच क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस आर कॉल्ड एज एग्रीमेंट. एग्रीमेंट दैट डू नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन आर जस्ट अ प्रॉमिस. The law of contract is not whole law of obligation. It actually deals with only those obligations which arise out of agreements. That is contract we can say. ठीक है.
and the law of contract which does not arise from contract or out of agreements, these are not contracts. Now एग्जाम्पल में मैं आपको बताती हूँ, ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन, ऑर्डर ऑफ लॉ, क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट, जजमेंट ऑफ कोर्ट, ये कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं होते इन नेचर में, बट इवन देन ऑल्सो दे आर इनफोर्सेबल. So before further proceeding with the topic that we are going to study is difference between jus in personam or jus in rem, I really wanted to tell you all about one interesting fact is सैलमन का जो डेफिनेशन हमने अभी जस्ट बताया था, ठीक है, कि द लॉ ऑफ एग्रीमेंट इज़ नॉट होल लॉ ऑफ एब्लिगेशन, नीदर इट इज़ होल लॉ ऑफ, क्या था, नीदर इट इज़ होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन, ठीक है. तो इसमें कहा गया है कि सैलमन ने राइटली ऑब्जर्व किया था दैट द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट द होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट्स, नॉर इट इज़ द होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन, इट इज़ द लॉ ऑफ दोज एग्रीमेंट्स विच क्रिएट ऑब्लिगेशंस and is the whole like those agreements which create obligation and those obligation which have their sources in agreements. Simple है. It excludes from its purview all obligations which are not contractual in nature and agreements which are social in nature. तो सिंपल क्या है, अपने परव्यू से हर वो चीज़ को हटा देता है, हर वो ऑब्लिगेशंस को हटा देता है जो ना तो कॉन्ट्रैक्चुअल है ना ही और जो सोशल इन नेचर है, ठीक है. Now let's talk about law of contract creates jus in personam as distinguished from jus in rem. तो jus in rem मतलब होता है right against or in respect of a thing, जबकि jus in personam होता है a right against or in respect of a specific person. सिंपल है, अगर jus in rem है तो ये against होगा और in respect of a thing होगा, पर पर्सोनम है, पर्सोनम से सिग्निफाई क्या होता है, स्पेसिफिक पर्सन से होगा. अ जस इन रेम इज़ अवेलेबल अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज, बट जो जस इन पर्सनम होता है ये अवेलेबल होता है सिर्फ पर्टिकुलर पर्सन के, ठीक है. अब एग्जांपल में बताऊँ जस इन रेम का, तो एज रिटन ओवर हेयर ऑल्सो, कि मान लीजिए मिस्टर एक्स है, ये एक हाउस के ओनर है और ये हाउस जो है एक्सक्लूसिवली बिलोंग्स टू हिम, कम्प्लीटली इनका ही है, पूरा एक्सक्लूसिव राइट उन्हीं का है. तो ये राइट एंड रेम है विद रिस्पेक्ट टू दैट हाउस, इनके पास राइट एंड रेम है, तो कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, ना कोई पब्लिक इंटरफेयर कर सकता है. तो पब्लिक की ऑब्लिगेशन क्या है, डिस्टर्ब ना करना, ठीक है. और जस इन पर्सनम का सिंपल है, मान लीजिए कि ए जो है वो करता है सर्टेन सम अमाउंट ऑफ मनी टू बी हैज़ अ राइट टू रिकवर दिस अमाउंट फ्रॉम ए, बी के पास राइट है कि वो ए से रिकवर कर सकता है. दिस राइट कैन ओनली बी एक्सरसाइज्ड बाय बी and the right of B in this particular example is jus in personam. I hope I'm clear till now. अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. तो जब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, तो एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट है क्या. तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है बिटवीन टू पार्टीज़ और मोर पार्टीज़ विच द लॉ विल इन्फ्लुएंस, ठीक है. और इट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. सेक्शन 2H कहता है कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एंड दिस डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन पोलॉक्स जो थे उनके डेफिनेशन पे ये डेफिनेशन बेस्ड है कि कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ. सो एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इन्फोर्सेबल एट लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट. तो पोलॉक ने कहा था अपने डेफिनेशन में कि हर एग्रीमेंट और हर वो प्रॉमिस जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है वो कॉन्ट्रैक्ट है. इसके अलावा और भी काफ़ी फिलोसोफर्स थे जिन्होंने अपने अपने डेफिनेशंस दिए हैं, लाइक सर विलियम एंसन है. इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया है एज अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन बाय विच राइट्स आर एक्वायर्ड बाय वन और मोर टू एक्ट्स और फोरबियरेंस ऑन द पार्ट ऑफ द अदर. डेफिनेशन बहुत आसान सा है, एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होगा दो और दो से ज़्यादा लोगों के पास, जिसमें राइट्स एक्वायर की जाएगी एक या एक से ज़्यादा लोगों के द्वारा, ठीक है. सैलमन का डेफिनेशन एज आई टोल्ड यू, एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट. तो सैलमन कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या, इट्स एन एग्रीमेंट, एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि क्रिएट कर रहा है और डिफाइन कर रहा है ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज़. अब आते हैं एग्रीमेंट एंड इट्स इन्फोर्सिबिलिटी पे. तो इफ़ वी एनालाइज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वी फाइंड दैट द कॉन्ट्रैक्ट इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट. क्या क्या थे वो, एग्रीमेंट और इसकी इन्फोर्सिबिलिटी बाय द लॉ. दीज आर द टू एलिमेंट्स, ठीक है. नाउ एग्रीमेंट डिफाइंड है कि हर वो प्रॉमिस और हर सेट ऑफ प्रॉमिस जो कि कंसिडरेशन बनाएगा एक दूसरे के लिए, वो क्या होएगा, एग्रीमेंट होगा. सो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस
फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ठीक है। देन ये कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब आते हैं प्रॉमिस पे। प्रॉमिस क्या होता है, तो जब एक पर्सन जिसको प्रपोजल बनाए, मतलब जिसको प्रपोजल दिया गया है, अपनी एसेंट देता है, ठीक है, तो प्रपोजल को माना जाता है कि वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, और जब ये प्रपोजल एक्सेप्टेड हो जाता है तो ये बन जाता है प्रॉमिस, विच इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 2B, ठीक है। सो एज आई टेल यू, लेट्स जस्ट डू अ क्विक रिविजन फॉर द सेम। सो एग्रीमेंट क्या है, एसेंशियली कंटेन्स 2 एलिमेंट्स। एग्रीमेंट, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। एग्रीमेंट क्या है, हर प्रॉमिस एंड हर सेट ऑफ प्रॉमिसेस जो कि एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बनाता है। प्रॉमिसेस क्या है, व्हेन द पर्सन टू होम द proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Proposal when accepted becomes a promise and it is defined under section 2B of Indian Contract Act, ठीक है। बहुत ही आसान सा था ये डेफिनेशन। तो अदर वर्ड्स में कहा जाए या दूसरे शब्दों में कहा जाता है तो ये कहा जा सकता है कि एन एग्रीमेंट इज़ एन एक्सेप्टेड प्रपोजल, ठीक है। To form an agreement, there must be a proposal or offer by one party and its acceptance by the other party. और इसको अगर सम अप कर दें तो एक छोटा सा फॉर्मूला बनता है, एग्रीमेंट इज इक्वल्स टू ऑफर प्लस एग्री एक्सेप्टेंस, ठीक है। So thank you so much for watching these videos, and if you like the video, please subscribe to my channel, press the bell icon for more updates, and drop the topic in comment box if you want me to make another video for the same topic, ठीक है। तो I'll try my level best to make sure कि content काफ़ी अच्छा मिले आपको, and I hope if you have any query, if you have any doubt, please drop your queries on the comment box. Thank you so much. Take care.